अब मैं आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी को सादर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे नामवर सिंह जी के विषय में अपनी बात कहें। उनका विषय जो उन्होंने मुझे बताया था, नामवर सिंह उर्फ जाहिल कवि राय, तो वे इस विषय पे और उनके रचना संसार पर अपनी बात रखेंगे। सादर सादर स्वागत है। नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर पी माणिक्यम्बा मणि मैडम जी, जो वास्तव में आज के इस आयोजन के लिए हैदराबाद में यदि सबसे उपयुक्त कुछ बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं तो उनमें प्रथम पंक्ति में मानी जानी चाहिए। उसका कारण है कि प्रोफेसर पी माणिक्यम्बा मणि जी लंबे समय तक अनेक प्रकार से अकादमिक कार्यों में नामवर जी की निकटता या उनका जो जिसे कहें कि एक परिचय या एक साथ जैसा जो है वह उसकी गवाह हैं, साक्षी हैं। तो मेरा लोभ या मोह यह रहेगा कि मैं उनके संस्मरण और जो अन्य अनुभव इत्यादि हैं उनको सुनूं। ये मेरे लिए आज के इस आयोजन की विशेष उपलब्धि रहेगी। इस सूत्रधार की सूत्रधार आदरणीय सरिता सुराणा जी, जिनका हम जैसा उन्होंने कहा कि जब से मैं हैदराबाद में आया हूं, यहाँ की साहित्यिक गतिविधियों में, साहित्यिक मंचों पर मैं आपकी सक्रियता से बहुत प्रभावित रहा हूं। और इधर कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने यह ऑनलाइन संगोष्ठियों का कार्यक्रम आरंभ किया और पूरी तरह लीन होकर, तल्लीन होकर, विलीन होकर वे इन आयोजनों को कर रही हैं, उसके लिए मैं आदरणीय सरिता सुराणा का अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष यानी जिसे हम कहें आभासी रूप में ही सही देखने का, मिलने जुलने का मौका जिनसे हमें मिल रहा है, आदरणीय बहुत ही जिसे कहें कि एक मधुर कंठ के धनी और छंद और लय के सिद्ध प्रसिद्ध कवि और रचनाकार आदरणीय सुभाष सिंह जी को भी मैं प्रणाम करता हूं और अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुनने का अवसर मिला। यह संपर्क सूत्र जो है आगे इसी तरह बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। आदरणीय सुभाष जी ने मेरे काम के लिए भूमिका तैयार कर दी। वह इस रूप में कि उन्होंने नामवर सिंह जी का एक गीत प्रस्तुत किया। गीत कहें या नवगीत कहें या कह लें कि एक कविता उन्होंने पढ़ी, और जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नामवर सिंह एक कवि भी थे और बल्कि वे मूलतः कविता से उछलकर आलोचना के क्षेत्र में आए थे। और जैसा कि उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते समय जो वक्तव्य है उसका उल्लेख किया, वह भी जो है द्रष्टव्य है कि उनके प्रिय कवि मुक्तिबोध थे। और मुक्तिबोध कहते हैं कि इस दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर की जरूरत है। तो ऐसे ही जो साहित्य की दुनिया है उसमें कुछ कचरा जो है वो इकट्ठा ना हो जाए, इस वास्ते आलोचक की जरूरत होती है। और उन्होंने, वो कहते हैं कि यही सोचकर कवि के रूप में शारदा के मंदिर में प्रवेश करने के बावजूद आलोचक की भूमिका, सफाई कर्मी की भूमिका जो है वह निभाना अधिक उचित समझा। तो मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। लिखित वक्तव्य पढ़ूंगा ताकि अधिक लंबा न हो जाए।
और जब लगे कि समय पूरा हो रहा है तो सरिता जी आपको पूरा अधिकार है कि मुझे टोक दें, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी आगे निकल चुके हैं समय में। तो जी। नामवर सिंह को साहित्यिक संस्कार, मैं अपने आलेख को बीच में से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। नामवर सिंह को साहित्यिक संस्कार बचपन में स्वाधीनता सेनानी कामता प्रसाद विद्यार्थी के सत्संग में मिला। साहित्यिक मंडली के सानिध्य में बालक नामवर ने कक्षा 6 में पुनीत उपनाम से काव्य प्रवेश किया। तो उनका पहला उपनाम जो है वह पुनीत है। पुनीत उपनाम से काव्य प्रवेश किया। उस समय की एक कविता में उन्होंने इंग्लैंड पर हिटलर की विजय की वीर गाथा कुछ इस तरह गाई। चढ़ो बरतानिया पर हिटलर पुनीत ऐसे, जैसे गढ़ लंक पर पवन सुत कूदिगो। जैसे गढ़ लंक पर पवन सुत कूदिगो। काव्याभ्यास के क्रम में उन्होंने कवियों की संगत के प्रभाव से श्रृंगारी घनाक्षरी की रचना भी खूब डूब कर की। आस दुई मास प्रिय मिलन अवधि की है, उमगे रोज रहे कंचू की मसक। 8वीं कक्षा में नवोदित कवि नामवर सिंह पुनीत कृत खड़ी बोली का सवैया स्कूल की पत्रिका में छपा। तान के सोता रहा जल चादर, ये जल चादर उनका बड़ा प्रिय प्रयोग है, जो बाद की रचनाओं में भी हमें देखने को मिलता है कि तान के सोता रहा जल चादर, वायु सा खींच जगा गया कोई। तान के सोता रहा जल चादर, तो वायु सा खींच जगा गया कोई। इसके बाद सन 1941 में उन्हें पढ़ाई के लिए बनारस आना पड़ा, जहां के वातावरण ने उन्हें उनके कवि मन को नई संवेदनशीलता से भर दिया। स्वयं नामवर सिंह के शब्दों में, गांव में तब का जो साहित्यिक वातावरण था पुरानी कविता का था। अभी जो हमने 2 उदाहरण दिए उससे ही पता चलता है। मध्यकालीन रीतिकालीन काव्य से छायावाद तक। बनारस आया तो समकालीन साहित्य, खासकर कविता की दुनिया से परिचय हुआ। कविताएं ही लिखना चाहता था, आलोचना लिखने की सोच ही नहीं थी। जिस साहित्यिक परिवेश से आया था उसमें खासकर त्रिलोचन और ज्यादातर कवि ही थे। कविता के क्षेत्र में बड़ी हलचल थी। नई कविता रूप धर चुकी, जो पुराने सभी छंद बांध तोड़कर आई थी। कहानी के क्षेत्र में एक ठहराव आया हुआ था। कविता की तुलना में कहानी की चर्चा नहीं के बराबर थी। अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में वह दूसरे दर्जे की चीज समझी जाती थी। आज भी बेहतर स्थिति नहीं है कहानी की। साहित्यिक एस्टेब्लिशमेंट में कहानी, नाटक या उपन्यासों की तुलना में आज भी कविता की स्थिति बहुत ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में उदय प्रताप कॉलेज की पत्रिका क्षत्रिय मित्र और वहां की काव्य गोष्ठियों में धीरे धीरे नामवर सिंह ने गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। कॉलेज पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर, थोड़ा ज्यादा आगे आ गया शायद, कॉलेज पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर उनका गीत छपता था और गोष्ठियों में उनका मनोहारी स्वर मंत्रमुग्ध करता था। उनके काव्य संस्कार की पृष्ठभूमि में यह उल्लेखनीय है कि आरंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी और अकबर भाट तथा अमलेश भाट जैसे मुस्लिम काव्य प्रेमियों की प्रेरणा से श्रृंगारिक समस्या पूर्तियों पर भाव और अर्थ जाने बिना हाथ आजमाते रहे। बनारस आने पर त्रिलोचन शास्त्री के संपर्क में कवि ने महसूस किया कि आज की काव्य भाषा खड़ी बोली है। छंद का अभ्यास तो पहले से था ही। बनारस के गीतमय परिवेश ने काफी गीत लिखवाए, मुक्त छंद की कविताएं भी लिखी, छपी भी कॉलेज पत्रिका में नभ में पतंग के नाम से। 11वीं में पढ़ते समय नामवर सिंह ने 2 काव्यानुवादों
से भी अपनी अद्भुत कवि प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने कीट्स की रचना का निर्मम सुंदरी नाम से अनुवाद किया, काव्यानुवाद किया। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर की उर्वशी का भी अनुवाद किया। नामवर सिंह की कविताओं का एक संकलन 1950 में नीम के फूल शीर्षक से बनारस के भारतीय सहकार प्रकाशन के प्रेस में छपने के लिए गया था जी। और वह दिन सो आज का दिन, नीम के फूल आज तक प्रेस से बाहर नहीं आया। उनकी कविताएं दूसरे संकलन के रूप में आई बाहर, लेकिन नीम का फूल जो है वो नीम का फूल ही रह गया। जी। नीम के फूल आज तक प्रेस से बाहर नहीं आया। कुछ कविताएं नई कविता में छपी, सवैया नुमा, प्रेस में ताला लग गया। काश ऐसा न हुआ होता तो हो सकता है कि नामवर जी का काव्य सृजन आगे भी चलता रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कवि नामवर सिंह अब पुनीत नहीं रहे। प्राध्यापकी और आलोचकी में ऐसे रमे कि सृजन की अपेक्षा मेहतरी को अपना धर्म बना लिया। सृजन के नाम पर जो बहुत सारा कूड़ा करकट भी जमा होता चला जाता है, वह सृजन के पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है। इसीलिए लगातार सफाई की जरूरत होती है। यह सफाई कर्म आलोचक का धर्म है, आलोचना का धर्म है। नामवर सिंह ने इसे अंगीकार किया और कवि कर्म को तिलांजलि दे दी। निश्चय ही यह फैसला बहुत कठिन रहा होगा। जी। हाँ, क्षमा करें। तभी तो वे आज भी, यानी ये जब ये लेख मैंने लिखा था तब की बात है, तभी तो उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि उनकी आलोचना में भी उनका कवि सक्रिय रहता है और निश्चय ही यही नामवर सिंह की आलोचना की सृजनात्मकता का राज है। कवि नामवर के आलोचक नामवर बनने का मलाल कई लोगों को रहा। जैसा कि शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है, नामवर उस जमाने में कविताएं भी लिखते थे जिन्हें सुनाते हुए वे कुछ सकुचाते थे। उन कविताओं की तरह उनका सकुचाना भी अच्छा लगता था। क्या वे पर्सनल हो गई थी इसलिए? मगर इसीलिए तो वे 2-3 कविताएं जो मैंने सुनी और कवि पुस्तक में पढ़ी हैं, कवि में पढ़ी हैं, आज भी मुझे खींचती हैं। मगर एक की नॉस्टैल्जिक ध्वनि का पुनरावर्तन, डोलना ढोलना डोलना, उसका भाव भी ना वातावरण, और दूसरे का वह चित्र जिसमें शाखों की एक फांक के बीच से पूर्ण चंद्र का दृश्य वर्णित है। ये रचना बहुत लोगों ने उद्धृत की है। आज भी जैसे मैं सामने ही देख रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं, मुझे हमेशा उनकी थोड़ी सी कविताएं विशुद्ध इमेजिस्ट यानी बिंबवादी कविता लगी हैं और सफल इमेजिस्ट कविताएं धीरे धीरे क्या जल्द ही नामवर के युवा कवि को उसके वयस्कतर होते मार्क्सिस्ट आलोचक ने दबा दिया। नामवर सिंह की कविताओं के मुख्य विषय, अब हम सीधे कविताओं पर आते हैं। उनकी मुख्य विषय प्रकृति, प्रेम और संघर्ष हैं। मधुमास से संबंधित एक गीत में कवि ने सौरभ से सांसों के सुलगने का उल्लेख किया है और साथ ही प्रकृति तथा मन के प्रसार को फैलाव की समांतरता के माध्यम से व्यक्त किया है। मह मह बेल कचेलियां माधव मास, सुरभि सुरभि से सुलग रही हर सांस, लुनित सिवान संझाती कुसुम उजास, शशि पांडुर क्षिति में धुलता आकाश, फैलाए कर जो वह तरु निष्पात, फैलाए बाहें जो सरिता वात, फैल रहा यह मन जैसे अज्ञात, फैल रहे प्रिय दिशि दिशि लघु लघु आत। इसी क्रम में उनये उनये भादरे में कवि ने बरखा की जल चादरें बिछाई उड़ाई हैं। जहां सूर्यास्त के बाद एकाकी मन का हाल कुएं के कोहरे जैसा है, कवि का कल्पना विलास यहीं नहीं रुकता। गुलाबी धूप तो बहुत सुनी देखी है, पर कवि नामवर की धूप हरी है। हरी धूप एक अलग ही प्रयोग है और यह हरियाई धूप इतनी शैतान है कि झुके आसमान में नशे सी चढ़ती है। ग्राम में प्रकृति और लोक भाषा का सोने में सुहागे जैसा यह संयोग
सचमुच द्रष्टव्य है। उनये उनये भादरे बरखा की जल चादरें, धूप दीप से जले कि झुरती पुरवैयासी याद रे, मन कुएं के कोहरे सा रवि डूबे के बादरे भादरे। उठे बगुले घास में, चढ़ता रंग बतास में, हरी हो रही धूप नशे सी चढ़ती झुके आकाश में। तिरती हैं परछाइयां सीने के भीगे चास में, घास। प्रकृति के साथ प्रेम की संवेदना को जोड़ते हुए एक चतुष्पदी ताल के पारदर्शी नील जल में सिहरते शैवाल के कंपन में कवि प्यासे ओठों और नेत्रों के मिलन सुख की संभावना देखता है। बड़ी चर्चित ये उनकी चतुष्पदी है कि पारदर्शी नील जल में सिहरते शैवाल, चांद था हम थे हिला तुमने दिया भरताल। कि पारदर्शी नील जल में सिहरते शैवाल, चांद था हम थे हिला तुमने दिया भरताल। क्या पता था किंतु प्यासे को मिलेंगे आज, दूर ओठों से दृगों से संपुटित दो नाल। जबकि एक अन्य चतुष्पदी में पत्तियां चटकती हैं, सूखी नदी के पत्थर हंसते हैं, राही को गेही पुकारता है और वायु के छू जाने से वस्त्र भीग से जाते हैं। विजन गिरिपथ पर चटकती पत्तियों का लाश, हृदय में निर्जल नदी के पत्थरों का हास। लौट आ घर लौट गेही की कहीं आवाज, भींगते से वस्त्र शायद छू गया वातास, शायद छू गया वातास। थोड़ा गति बढ़ाता हूं, मुझे लग रहा है कि मैं अधिक समय ले रहा हूं, तो एक पैराग्राफ पढ़ करके फिर मैं छोड़ दूंगा। नामवर सिंह की काव्य प्रतिभा की मौलिकता का आकलन करते हुए त्रिलोचन शास्त्री ने लिखा है कि कई बार पढ़ने पर इन कविताओं में गुम्फित भाव शब्दों और पदों के माध्यम से स्तर स्तर खुलते हैं। नामवर सिंह के प्रकृति चित्र दृष्टि की सीमा तक विशद और फैले हुए हैं। प्रकृति उनकी कविताओं में आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में आई है। सांध्य काल में नौका विहार करते हुए गंगा में शत शत कंपमान ज्योति लताएं, हरित फव्वारों सरीखे धान, प्रभात काल के लघुवृत्त दीपालोक, नदी पार के पेड़ों पर लगे हुए मृगशिरा नक्षत्र, पारदर्शी नील जल में सिहरते हुए शैवाल, स्वर ताल में पल्लव सरीखे पंछियों का सुभग बंधनवार, सूची भेद्य घन के द्वार, शाम के सादे बदर फट घाम, रात के भीतर उभरती रात घुसी परिचित अपरिचित, जिसके तनों की फांक के उस पार चमकता है शशि का निस्सीम कल्प, खुला खुला सा ताल, सवेग चलते हुए एक टहनी से फुदक कर दूसरी फिर तीसरी पर उड़ रहा चंचल चिड़ी सा चांद, सब में नामवर सिंह दूसरे कवियों से अलग दिखाई देते हैं। वर्ण, गंध, शब्द, रूप, इन विषयों का सह चित्रण करने में सदा जागरूक पाठक के हृदय में उसकी समानुभूति जगा देने की ओर वे अपनी कविताओं में विशेष ध्यान रखते हैं। और मैं समझता हूं कि त्रिलोचन शास्त्री की इस टिप्पणी के बाद कुछ विशेष कहने को नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने उनकी सारी कविताओं का निचोड़ इस वक्तव्य में दे दिया है। और अभी आरंभ में सरिता जी ने घोषणा की थी कि मैंने उन्हें विषय बताया था जाहिल कविराय नामवर सिंह। इसका कारण है, अभी तो हमने बताया कि उनका उपनाम पुनीत है, लेकिन उनकी कुछ स्थानों पर उन्होंने जो हास्य व्यंग्य वाली जो चुटकी वाली जो रचनाएं हैं उनमें जाहिल कविराय का भी प्रयोग किया है। तो अंत में कवि काहिल, ये भी काहिल उन्होंने विश्वनाथ त्रिपाठी जी के नाम एक काव्यात्मक जो है संदेश लिखा है, वो है तो काहिल यानी विश्वनाथ त्रिपाठी जी को संबोधित जाहिल कविराय यानी नामवर सिंह का यह छक्का भी सुन लीजिए। 6 पंक्तियों की या उसे आप कहें कुंडली भी कह सकते हैं। लेकिन इसके बारे में उन्होंने यह लिखा है साथ में, मगर ध्यान रहे कि सारे, इसमें एक शब्द आएगा सारे, सारे के र को ल सुनना है, पढ़ना, सारे नहीं है वो, र को ल समझें, ऐसा नामवर जी कहते हैं। और आप सुन लें, इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करूंगा कि जब सारे विद्वान ही भये लखपति लाल,
जब सारे विद्वान ही भये लखपति लाल, क्यों न प्रेम से बोलिए जय 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 कलिकाल। जब सारे विद्वान ही भये लखपति लाल, और क्यों न प्रेम से बोलिए जय 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 कलिकाल। और जय 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 कलिकाल खुल गए भाग्य हमारे, जय 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 कलिकाल खुल गए भाग्य हमारे। राम राज्य हो गया चमकने लगे सितारे। जी। और कह जाहिल कविराय, कह जाहिल कविराय, सुनो हे काहिल प्यारे। कह जाहिल कविराय, सुनो हे काहिल प्यारे। र ल अभेद को देख रहे सारे के सारे, र ल अभेद को देख रहे सारे के सारे। तो इसी के साथ मैं जाहिल कविराय पुनीत डॉक्टर नामवर सिंह जी को उनके जन्म दिवस पर प्रणाम करता हूं। प्रेम बना रहे। बिल्कुल, आज एक